कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर इलास्टिसिटी एंड सरफेस टेंशन, प्रत्यास्था एंड पृष्ठीय तनाव को डिस्कस करेंगे। साथ के साथ इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्न को भी हल करेंगे जो कि किसी ना किसी प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल पाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल को हटा लेने पर वस्तु अपना मूल आकार और रूप प्राप्त कर लेती है, प्रत्यास्था कहलाता है। तो बेसिकली इलास्टिसिटी क्या है कि जब हम किसी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स उसका शेप चेंज हो जाता है, और जैसे ही हमने फोर्स उसको हटाते हैं तो क्या होता है, वो वापस से अपना शेप गेन कर लेता है। उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। इसके एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे रबर को अगर आप खींच लें तो जब तक हम फोर्स लगाए रहेंगे तो उसका शेप बदला रहेगा, बट जैसे ही हम अपना फोर्स छोड़ेंगे, फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो उसका वापस से शेप जो इनिशियल शेप था वही आ जाएगा। तो इसी गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं, या प्रत्यास्था हिंदी में बोले तो प्रत्यास्था कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली क्या है? प्रति एकांक पर लगने वाला आंतरिक बलों को प्रतिबल कहते हैं। मतलब इंटरनल फोर्स जो होते हैं पर यूनिट एरिया, इंटरनल फोर्स, इंटरनल और रीस्टोरिंग बोलते हैं। रीस्टोरिंग क्यों, आगे समझाता हूँ। तो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रतिबल कहते हैं। अब मैंने अभी रीस्टोरिंग किस लिए बोला? एक्चुअली क्या होते हैं कि ये अपने जो ये फोर्स होते हैं ना, टाइप ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, अपने आप को वापस से शेप को गेन करने के लिए लगाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे अगर बैलून है हमारे पास और बैलून में हमने हवा भरा, तो बैलून इनिशियल क्या था कि हवा उसमें नहीं था, तो वो छोटा साइज का था, तो उस पर उसके जो सरफेस यानी बैलून के जो वो लेदर होते हैं या फिर उसके जो सरफेस होते हैं उस पर कोई स्ट्रेस नहीं था। जैसे ही हम लोगों ने एयर भरा वो फैलता गया और बहुत जब बड़ा हो गया तो उसके अंदर जो एयर है उसके जो एयर है वो इस सरफेस पे हर जगह पर प्रेशर लगा रहे हैं, इस सरफेस पे हर जगह प्रेशर लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो बैलून का जो सरफेस है ना वो स्ट्रेस फील कर रहा है ना, स्ट्रेस फील कर रहा है। वो सरफेस चाह रहा है कि वो अपने साइज को कंपेंसेट करे, अपने साइज को छोटा करे, पर ये इंटरनली जो फोर्स लगा रहे हैं वो उसको उसमें एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। इसी जो फिनोमिनन को, यानी कि ये जो फोर्स के कारण इस पे जो बल कार्य कर रहे हैं, इस फोर्स के कारण जो इस सरफेस पे लग रहे हैं, इस पर यूनिट सरफेस पे जो फोर्स लग रहे हैं, इसी चीज को कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्ट्रेस का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, वन पॉइंट मैं बता दूं कि जो स्ट्रेस होते हैं वो प्रेशर के सिमिलर नहीं होते हैं, प्रेशर से डिफरेंट होते हैं। एक्चुअली प्रेशर क्या है? बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, पर ये क्या है? इंटरनल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स है। ये इसमें जो फोर्स काम करते हैं वो टाइप ऑफ इंटरनल फोर्स होते हैं और क्या होते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं। बट जो प्रेशर में होते हैं वो सिंपली प्रेशर फोर्स होते हैं। तो वो और प्रेशर और स्ट्रेस क्या है? डिफरेंट है। तो जैसा कि ये इसका जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, क्योंकि अब अगेन यहाँ पे ऊपर फोर्स है, यानी स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स से क्या आ गया? फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। किसी भी चीज़ के यूनिट को आप कभी याद मत करें, रट्टा नहीं लगाएं, उसको समझें और आसानी से उसको ड्राइव कर सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन इज जस्ट ड्राइवेबल क्वांटिटी, आप इसको आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, इसको याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आगे इसका है डायमेंशन फॉर्मूला, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? तो जो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ को हम लिख सकते हैं ना, जो इसका फॉर्मूला है। सिंपली जब भी आपको डायमेंशन ड्राइव करना हो या यूनिट निकालना हो तो आप हमेशा याद रखें कि उसके कोई बेसिक फॉर्मूला को उठा लें और उसके जो फॉर्मूले हैं उसको सिंपल फॉर्मूले में ब्रेक कर दें, और फाइनली सारे जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उसके जो यूनिट हैं या फिर बोले उसके जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो पुट कर दें, तो आपको ओवरऑल उस गिवन फॉर्मूला का, गिवन फिजिकल क्वांटिटी का मिल जाएगा। जैसे अभी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए। तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, और ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो एफ को हम लिख सकते हैं एम ए, सिंपल फॉर्मूला में ब्रेक करने के लिए मैंने बोला था जैसा कि, तो एफ को हम ये लिख दिया। एरिया का क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। अब देखो इससे सिंपल फॉर्मूला में नहीं ब्रेक कर सकते हैं, या इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन करने का जरूरत नहीं है, ये हमें याद है। तो मास का क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ देखें, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ।
तो मास का m हो जाएगा और एक्सेलरेशन का होता है Lt⁻²। ये याद रखें। और नीचे क्या है L स्क्वायर, तो L स्क्वायर से L स्क्वायर एक L कट गया, नीचे एक L बचा, ऊपर जाएगा तो L⁻⁻ होगा। तो यहाँ से देखें ये हमारा मिल जा रहा है डायमेंशन फॉर्मूला m L⁻⁻1 T⁻⁻2। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यूनिट एंड डायमेंशन ड्राइव करने की चीज़ें हैं। आप कभी इसको याद करने रट्टा मारने की कोशिश मत करें, इसको फॉर्मूला से याद करने की फॉर्मूला से इसको रिलेट करने की कोशिश करें, खुद ब खुद आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? आरोपित विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण वस्तु के प्रति एकांक लंबाई में उत्पन्न परिवर्तित को विकृत कहते हैं। बेसिकली स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज नथिंग बट इट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। मतलब अगर सपोज कि अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया, जैसे इनिशियल लेंथ अगर इसका L है, इसका लेंथ L है, अब जब मैंने इस पे फोर्स लगाया, इसको दोनों तरफ से खींचा, इधर भी खींचा और इधर भी खींचा, तो इसकी लेंथ कुछ यहाँ से बढ़ के यहाँ हो गई है ना, तो ये क्या हो गया? ΔL, मतलब चेंज इन लेंथ। तो अगर इसकी बात करें, इसकी स्ट्रेन की बात करें, तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ ΔL, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ इसकी L थी और चेंज इन लेंथ क्या होगी? ΔL, यानी कि जो चेंज हो गई फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ निकालेंगे तो वो ΔL कहलाता है। तो ΔL/L क्या कहलाएगा? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है? बेसिकली रेशियो ऑफ इनिशियल लेंथ, सॉरी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, प्रत्यास्था गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था सीमा के अंदर मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी एक हर बॉडी का अपना एक क्या होता है? इलास्टिक लिमिट होता है। जैसे रबर का भी एक अपना इलास्टिक लिमिट है। अगर हम रबर को बहुत जोर से खींच देंगे, उस पर बहुत जोर से फोर्स अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? रबर टूट जाएगा। एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम उसके जो इलास्टिक लिमिट है उससे ज़्यादा का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो कह रहा है ये कि विद इन इलास्टिक लिमिट प्रतिबल और विकृत का अनुपात नियत होता है, मतलब रेशियो ऑफ स्ट्रेस इज टू स्ट्रेन। ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस इज टू स्ट्रेन ये क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो कांस्टेंट वो क्या होता है? उसी को गामा कहते हैं, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसी को बोलते हैं, गामा, है ना, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं गामा को क्लियरली लिख देता हूँ, गामा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको गामा बोलते हैं, ठीक है, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो हमारा ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला निकल के क्या आया? गामा इज इक्वल टू, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग ने अभी जस्ट देखा था, जो हमारा था स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A, क्या था? F/A। और स्ट्रेन की डिवाइड करें तो ये क्या था? ΔL/L, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय L। अब इसको अब देखें तो ये क्या हो जाएगा कि रेशियो आपस में चेंज हो जाते हैं। तो ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई में लिखें तो क्या हो जाएगा? F/A इंटू ये L ऊपर आ जाएगा, यानी कि ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ नीचे आ जाएगा। तो यही आ गया। तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ गया, फोर्स/A इंटू L/I। I क्या है? बेसिकली ΔL है ना, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को बेसिकली इसमें क्या गया? रिप्रेजेंट किया गया I से। तो आप इसको ΔL यानी कि चेंज इन लेंथ समझ सकते हैं। F क्या है? फोर्स है ना, और A क्या है? एरिया। F फोर्स है और A क्या है? सरफेस एरिया, है ना, पिंड की सतह का क्षेत्रफल। और L क्या है? इनिशियल लेंथ। और I क्या है? लंबाई में उत्पन्न परिवर्तन, चेंज इन लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सरफेस टेंशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं और एक बार इसको आप देख लोगे तो इसके क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। मतलब वाटर के जो सरफेस पे जो फोर्स लग रहे होते हैं उसी को क्या कहते हैं? बेसिकली सरफेस टेंशन। यदि रेखा की लंबाई L है तथा बल F कार्य कर रही है तो पृष्ठ तनाव Ft इज इक्वल टू पृष्ठ तनाव, जो सरफेस टेंशन होंगे वो क्या होंगे? F/L। ये बेसिकली स्ट्रेस का ही एक दूसरा वो है, लेकिन ये सिर्फ स्पेशली वाटर के लिए या लिक्विड के लिए वैलिड है। इसके जो यूनिट है अगेन क्या हो गया? न्यूटन मीटर, क्योंकि F/L है, F/L है तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर है ना, अगेन न्यूटन मीटर हो गए, इसके क्या हो गए? यूनिट न्यूटन मीटर।
अगर बात करें हम डायमेंशन फॉर्मूला की तो ये क्या हो जाएंगे, देखो एम टी टू द पावर -2, ये कहाँ से आए, अगर बात करें हम इसको ड्राइव करें कैसे, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी का क्या होता है एफ अपॉन, ये फॉर्मूला है एफ अपॉन एल, तो एफ का क्या हो जाएगा एम एल टी पर पावर -2 फोर्स का होता है, और एल का क्या हो गया एल से एल कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया एम टी टू द पावर -2। नेक्स्ट है हमारा द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने में किए गए कार्य तथा पृष्ठ तनाव में संबंध। तो ये कह रहा है कि मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो वर्क कर रहे हैं और उनके में और वर्क में और पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन है। तो यदि किसी द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में कुल वृद्धि डेल्टा ए है, यानी कि लेट्स की सपोज उसका जो एरिया चेंज हो गया डेल्टा ए है, चेंज एरिया कितना हो गया डेल्टा ए, करने के लिए डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, उस एरिया को चेंज करने के लिए डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, और द्रव का पृष्ठीय तनाव टी है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए, यानी वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन के इक्वल होगा। अगर यही इसके लिए कंडीशन है, यदि डेल्टा ए इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिट एरिया को हम चेंज कर रहे हैं, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को चेंज कर रहे हैं, तो यानी कि उसके जो सरफेस एरिया में 1 मीटर स्क्वायर का चेंज आ रहा है, तो उस केस में ए का वैल्यू क्या हो जाएगा डेल्टा ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स टी इज इक्वल टू डब्ल्यू हमारा एक फॉर्म आ जाएगा। दैट मीन्स कि अर्थात नियत ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर द्रव स्वतंत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया क्या द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। मतलब अगेन एक हमारा डिफिनेशन आ गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो हम सरफेस एरिया यूनिट सरफेस एरिया को चेंज करने के लिए जो हम वर्क डन करेंगे उसी को क्या कहेंगे पृष्ठीय तनाव, उसी को क्या कहेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का दूसरा डिफिनेशन यहाँ से आ गया, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट्स जो था इसका इतना ही था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है, सबसे ज्यादा जो कह रहा है इलास्टिक कौन सा ज्यादा है। तो ऑप्शन देखें कांच, स्टील, रबर, चांदी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें रबर टिक को टिक करेंगे, जबकि ये गलत है, ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि रबर का जो इलास्टिक लिमिट बहुत कम होता है। मतलब इस पर अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दें तो ये लचीला तो होता है, ये इलास्टिक तो होता है, बट ये ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता है। मतलब इस पर थोड़ा अधिक फोर्स लगा देंगे तो ये रबर टूट जाएगा, इसकी इलास्टिक लिमिट बहुत कम है। पर अदर साइड हमारे देखें तो ये स्टील, हमारा ऑप्शन क्या है बी, स्टील है। स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है, इस पर ज़्यादा फोर्स को ये सहने की क्षमता होती है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दूसरा, विकृत का मात्रक है। विकृत बोले तो स्ट्रेन बेसिकली क्या है। तो स्ट्रेन मैं बता दूं कि ये यूनिट लेस होते हैं। कैसे कि स्ट्रेस बेसिकली आप ध्यान रखो, स्ट्रेस क्या था हमारा, स्ट्रेस इक्वल टू क्या था चेंज इन लेंथ, यस चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो यूनिट क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट होकर के मीटर, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गए, ये यूनिट लेस हो जाएंगे। तो जब भी याद रखें, जब भी ऊपर भी सेम फिजिकल क्वांटिटी हो नीचे भी सेम फिजिकल क्वांटिटी हो तो वापस में कैंसिल आउट होकर के यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस बन जाते हैं। तो ये आगे भी ध्यान रखें, जब भी सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होगा तो उसका यूनिट कोई भी नहीं होगा, यानी कि यूनिट लेस होंगे। तो इसका जो है इसका मात्रक नहीं होता है, डी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, प्रतिबल का बीमीय सूत्र क्या है। प्रतिबल क्या होता है बेसिकली, प्रतिबल बेसिकली क्या होता है स्ट्रेस क्या था हमारा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, स्ट्रेस क्या था एफ अपॉन ए। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या था हमारा, ऊपर में न्यूटन दैट मीन्स ml टी पर पावर -2 ml टी पर पावर -2 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो एल से एल कैंसिल हो गया था, एक एल ऊपर जाके क्या हो गया ml टू द पावर -2। तो ये देखें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, ये हमारा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, हुक का नियम प्रमुख रूप से परिभाषित करता है। हुक का नियम किसका, तो ये बेसिकली इलास्टिक लिमिट को करता है। जब आप हुक रूल को आप देखोगे, हुक्स रूल इज बेसिकली फॉर इलास्टिक लिमिट को डिफाइन करता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, एक द्रव के पृष्ठ तनाव का मान 0 होता है। तो द्रव यानी कि वाटर लिक्विड का कब
जो सरफेस टेंशन है उसका वैल्यू कब जीरो होता है। तो ये ध्यान रखें, ये क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट पे उसका क्या होता है, पृष्ठीय तनाव का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 और 7 काफी सिमिलर क्वेश्चन है और ये काफी बार पूछे गए हैं, इसको आप ध्यान रखें, बहुत बार पूछ देते हैं। तो द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो याद रखें जो सरफेस टेंशन था, वो सरफेस टेंशन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा को की एकांक लंबाई को में लगने वाले बल को पृष्ठीय तनाव कहते हैं, या फिर बोले तो उसके जो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की जो टेंडेंसी होती है वाटर में, वो सरफेस टेंशन होता है। मतलब सरफेस टेंशन के कारण ही जो जितने भी लिक्विड होते हैं वो चाहते हैं कि अपना एरिया मिनिमाइज कर लें। तो इसी का कारण ड्रॉप गोल होता है। जैसे जो ड्रॉप होंगे, जैसे वो अगर मान लो कि ऐसे गिरेंगे, वाटर ऐसे फैले हुए गिरेंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली क्या होते हैं उसमें सरफेस टेंशन के कारण क्या होते हैं, वो अपना एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को संकुचित करने की कोशिश करते हैं। तो उसी चीज को, यही गुण क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। अब यहाँ से देखें क्या कह रहा है कि न्यूनतम एरिया डायरेक्ट डिफिनेशन से क्वेश्चन है। तो ये क्या है, बेसिकली पृष्ठीय तनाव। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए, यानी द्रव बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम एरिया घेरने के लिए की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है, गोल होने का कारण भी क्या है, अगेन पृष्ठीय तनाव है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो जो वो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं, हाइड्रोलिक बोले या ब्रेक बोले, मतलब हाइड्रोलिक जब भी वर्ड आए तो वो बेसिकली पास्कल्स लॉ पे आधारित होते हैं। पास्कल्स लॉ में आप देखोगे कि एक तरफ छोटा एरिया लिया जाता है, एक बड़ा एरिया लिया जाता है और दोनों को सिमिलर पाइप से जोड़े जाते हैं। ये बेसिकली रूल क्या है कि यानी कि अगर हम किसी एक एंड पे प्रेशर हम जनरेट करें, एक एंड जितना प्रेशर होगा वो हमेशा इस पूरे पाइप में ऑल ओवर द पाइप प्रेशर सेम होते हैं। और इसी आधार पे क्या किया जाता है कि एक तरफ का एरिया छोटा कर दिया जाता है और एक तरफ का एरिया बड़ा कर दिया जाता है। छोटे एरिया होने के कारण इधर प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है, जिसके कारण ये सारा प्रेशर यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर होता है। तो प्रेशर सारा सेम हो गया, तो इधर ज़्यादा प्रेशर, तो दैट मीन्स इधर भी ज़्यादा प्रेशर। और ये प्रेशर आपको हाइड्रोलिक उठाने के काम में आता है या हाइड्रोलिक जैक बनाने के काम में आता है। तो हाइड्रोलिक जब भी बात आए, हाइड्रोलिक ब्रेक की बात आए, हाइड्रोलिक जैक की बात आए या फिर क्रेन वगैरह की बात आए, तो हमेशा ध्यान रखना वो पास्कल्स लॉ पे आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 क्वेश्चन है सायनता गुणांक का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। सायनता गुणांक बेसिकली विस्कोसिटी होता है। तो विस्कोसिटी का जो सीजीएस मात्रक है वो बी पॉइज होता है। विस्कोसिटी क्या होता है, बेसिकली ये एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो घर्षण होता है ना, उसी तरह से वाटर में जब हम किसी लिक्विड में जब हम कोई ट्रेवल करते हैं या लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट को डालते हैं, तो जो लिक्विड का जो लिक्विड चाहता है कि इसके अंदर मतलब सरफेस टेंशन के कारण या फिर बोले कि वो नहीं चाहता है कि अपना जो एरिया है वो मतलब अपने एरिया को ब्रेक करें या फिर किसी भी चीज को अंदर आने से उसको रोकता है। तो इसके सरफेस पे एक फोर्स लगाता है इसके सरफेस पे, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, विस्कोस फोर्स या विस्कोसिटी फोर्स। तो इसका जो यूनिट होता है वो पॉइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। पृष्ठ तनाव मूलतः उत्पन्न होता है, जो सरफेस टेंशन कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो बेसिकली क्या है, नाभिकीय बलों में। ऑप्शन बी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल से यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ये तो गलत ही है। विद्युत बलों से इलेक्ट्रिसिटी, ये तो है नहीं। नाभिकीय बलों से, ये भी नहीं। ये बेसिकली ससंजक आणविक गुणों से, ये कोहेसिव फोर्स, ये टाइप ऑफ क्या है, कोहेसिव फोर्स, और ये इंटरनल बॉडी के अंदर जनरेट होता है, इसलिए आणविक गुणों बलों में से एक है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। ताप बढ़ने पर वस्तु का प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, कम होता है, बढ़ जाता है, तो कम हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें एक जो इंटरनल एनर्जी जनरेट होता है, जिसके कारण उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में दूर फैल जाते हैं और दूर फैल जाते हैं, जिसके कारण उनके जो रिस्टोर करने की, उनके बॉडी को जो मतलब वापस से शेप गेन करने की जो वो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और किसी भी चीज़ को इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू वेरी मच, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।